Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sayyid Habib Shah, and I'm Assistant Professor, Institute of Numerical Sciences, Cohort, University of Science and Technology, Cohort. This is my ninth lecture and first online lecture. The chapter which I'm starting today is probability. And the topic I'll be discussing today, I'll try to finish it in time, but let's see. Our introduction, set theory, some concepts, important concepts regarding probability, and which contains experiment, random experiment, sample space, and events, and counting sample points, rule of multiplication, permutation, and combinations. So I'll start with basic definitions of probability, or two approaches of probability. The first approach is basically called the quantitative approach. इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. Where probability can be expressed numerically. मतलब हम जब कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जब उसका रिजल्ट हमारे पास आएगा तो उसको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. जैसे कि हमने एग्जांपल्स दी हैं कि टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, ड्राइंग ऑफ अ कार्ड और थ्रोइंग ऑफ डाइस. The second approach is measure of degree of belief, और इस अप्रोच को हम सब्जेक्टिव अप्रोच भी कहते हैं. सब्जेक्टिव अप्रोच, जहां पे हम न्यूमेरिकल वैल्यूज में किसी भी इवेंट की रिजल्ट्स को नहीं एक्सप्रेस कर सकते, रादर हम उसमें अपनी कोई सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व रखते हैं. Where probability cannot be expressed numerically. In this, state of uncertainty is expressed on the basis of past evidences. For example, it will rain today. अब यहाँ पे ये अपनी एक सब्जेक्टिविटी है कि it will rain today. Passing the examination. और A will probably win a prize. ये याद रखें कि probability हर उस जगह पे इन्वॉल्व होती है जहाँ पे रिस्क हो और अनसर्टिनिटी हो. और ये भी एक ट्रुथ है कि प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम सेट थ्योरी के बगैर उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता या उसको समझा नहीं जा सकता. इसलिए हम सबसे पहले अपनी ये थोड़ी सी सेट थ्योरी को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि सेट. अ सेट इज एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ लिस्ट और लिस्ट ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जांपल, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हम एक सेट कंसिडर कर सकते हैं. बुक्स इन द लाइब्रेरी, उनको हम एक सेट कंसिडर कर सकते हैं. या जितने भी 1 to 100 इंटीजर्स हैं उनको हम कंसिडर कर सकते हैं. ये सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं? सेट्स कहलाते हैं. और जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ, सेट ए में हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं और सेट बी में हमारे पास 1, 2, 3 and 7 हैं, और लाइक दिस. नाउ द नंबर ऑफ सेट ए रिटन एज एन ए. मतलब अगर हमने सेट ए नहीं लिखना और हमने लिखना है कि जी इसमें कितने नंबर्स हैं, तो उसमें हम फिर इसको ऐसे लिखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 4. और इसी तरह हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 4. जबकि इन एग्जांपल्स में दोनों सेट्स में 4 नंबर हैं, तो इस वजह से हमने इस तरह लिख दिया. दूसरा हमारे पास आता है एक एम्प्टी सेट और नल सेट, दोनों एक ही चीज़ हैं. एंड एम्प्टी सेट अगर हम यहाँ पे एक और सेट डिफाइन कर दें, इज कैन बी रिटन लाइक दिस or by phi sign. And if we write it in number notation form, so it will be like n number of elements in set C, and that will be equal to 0. इस तरह हम लिखते हैं इसको अगर उसमें कोई एलिमेंट ना हो. सबसेट्स, आपको पता है सबसेट्स का कि पार्ट ऑफ अ सेट इज बेसिकली कॉल्ड सबसेट. कि कोई एक बड़ा सेट हो, उसमें से अगर हम कुछ आइटम्स निकाल के दूसरा सेट बना लें तो उसको हम क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं. अ सेट दैट कंसिस्ट सम एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ दैट सेट. फॉर एग्जांपल, B इज अ सबसेट ऑफ A, then every element of B must be the member of set A. If B is a subset of A, we can write it like this. इस तरह भी लिख सकते हैं और उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं. इन दोनों तरीकों से हम उनको लिख सकते हैं. अगर जब ऐसे होगा तो इसको हम कहते हैं B is a subset of A, which is also read as B is contained in A or A contains B.
ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, दिस इज माय फुल सेट ए एंड दिस इज बी. नाउ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन सेट ए. दैट्स व्हाई वी कॉल इट, देयरफॉर सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए. क्योंकि मैंने कहा था ना, पार्ट ऑफ, दिस इज एक्चुअली व्हाट, सेट बी इज द पार्ट ऑफ A. Set B is the part of A. That's why it is a subset of A. Venn diagram. ये हम circles, we represent each set by circles as shown in this diagram, and enclosed in a rectangle which is actually called a space. Space S. With respect to space S, we define these two or number of sets in the rectangle. A Venn diagram are used to represent sets and subsets in a pictorial way and to verify the relationship among sets and subsets. Now you can see these are disjoint sets as mentioned over here. These are disjoint sets and these are overlapping sets. Means this is what we call as A intersection B, and over in this one, A intersection B intersection B is null set, but this contains A intersection B. One is disjoint sets. Two sets A and B are defined to be disjoint or mutually exclusive or non-overlapping. These are new concepts which will be discussed later on. When they have no elements in common, when their intersection is an empty set. Whenever, जब भी हमारे पास A intersection B empty set होगा, उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे या नॉन ओवरलैपिंग सेट्स भी कहेंगे, और जो इसका असल नाम है वो हमारे पास है डिसजॉइंट सेट्स. सेट डिफरेंस. द सेट डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A and B denoted by A minus B or A minus A intersection B is set of all elements of A which do not belongs to B. सिंबॉलिकली इस तरह हम लिखते हैं या हम इस तरह लिखते हैं. इस A minus B को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A minus A intersection B, यानी कि अगर हम देखें दिस पोर्शन इज व्हाट A intersection B, और जब इस A intersection B को हम A में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ ये शेडेड पोर्शन रह जाएगा जो कि हमारे पास A minus B भी कहलाता है. ये लिखा भी है मैंने यहाँ पे. कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, लेकिन डिफरेंस में भी टू सेट्स का डिफरेंस है और कॉम्प्लीमेंट में भी टू सेट्स का डिफरेंस है. लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि कॉम्प्लीमेंट में हम करते हैं एक्चुअली S माइनस A, जबकि डिफरेंस में हम दो सेट्स का डिफरेंस लेते हैं A माइनस B. यहाँ पे याद रहे कि कॉम्प्लीमेंट में जो S हमारे पास है ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा. अगर आपने मैथमेटिक्स में आपको याद होगा, आप लोग करते थे A कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट माइनस A. यहाँ पे अगर आप देखें ये हमारे पास सारे का सारा A कॉम्प्लीमेंट है, ये सारा पोर्शन. दिस इज आवर A कॉम्प्लीमेंट which has been subtracted from this S and can be written as like this or A complement like this. इसमें जो ज़्यादा गौरतलब बात है वो ये है कि always S minus S will always be an empty set. ठीक है. Now experiment. These are some important concepts और इसको समझना बहुत ज़रूरी है. Experiment. It means any planned or well-defined action or activity of obtaining a result. यानी कि हम जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं उसके लिए हम प्लानिंग ज़रूर करते हैं, और जब हम प्लानिंग करके एक्टिविटी करते हैं तो उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, कोई भी रिजल्ट हासिल करने के लिए.
A single performance of an experiment is called a trial. मतलब जब आप एक्सपेरिमेंट को एक दफ़ा परफॉर्म करते हैं तो आप उसे क्या कहते हैं? आप कहते हैं ट्रायल. And the result obtained from experiment or a trial is called outcome. ये असल में हमारे ये जो दो चीज़ें हैं ये स्टेटिस्टिक की लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं ट्रायल, और आउटकम उस रिजल्ट को कहा जाता है. जब एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसको हम ट्रायल कहते हैं. रैंडम एक्सपेरिमेंट. An experiment which gives different result even if it is repeated a large number of times under similar condition is called random experiment. For example, tossing of a fair coin, throwing of a balanced die, या drawing a card from well-defined या well-shuffled deck of 52 playing cards. अब यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि जब भी हम ये लिख सकते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद हम ये कह सकते हैं कि any experiment that has more than two outcomes, more than two outcomes. राइटिंग नहीं हो रही इस पे, आई डोंट नो व्हाई, बट चलिए कोई नहीं, बोल तो मैंने दिया है कि एनी एक्सपेरिमेंट दैट हैज गॉट मोर देन टू आउटकम इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट. जैसे कि इसमें है टॉसिंग ऑफ अ फेयर कॉइन. तो टॉसिंग ऑफ अ फेयर कॉइन, जब भी हम फेयर कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास उसमें टू आउटकम्स आते हैं. रादर मुझे लिखना चाहिए था मोर देन वन आउटकम. थ्रोइंग ऑफ अ बैलेंस डाई, जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो उसके 6 साइड्स होते हैं, तो उनमें से कोई भी हमारे पास एक्सपेक्टेड वो आंसर आ सकता है. या ड्राइंग ऑफ अ कार्ड फ्रॉम वेल शेफर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ दोबारा से, अगर मुझे कुछ वो हो गया, मोर देन वन आउटकम, तो उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं. रैंडम एक्सपेरिमेंट हैज थ्री प्रॉपर्टीज. की थ्री प्रॉपर्टीज होती हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स. जितनी मरतबा आप करना चाहते हैं आप करें. एन एक्सपेरिमेंट ऑलवेज हैज टू और मोर पॉसिबल आउटकम. मैंने यहाँ पे मोर देन वन लिखा है. इट हैज टू और मोर पॉसिबल आउटकम्स. द आउटकम ऑफ ईच रेपिटेशन इज अनप्रेडिक्टेबल. वो मैंने आपको फर्स्ट उसमें बताया था कि जहाँ भी एक्सपेरिमेंट होगी वहाँ पे हमारे पास रिस्क और अनसर्टिनिटी इन्वॉल्व होगा. तो ये अनप्रेडिक्टेबल भी ये है कि भाई जब जहाँ रिस्क अनसर्टिनिटी होगी वहाँ पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी होगी. इट हैज़ सम डिग्री ऑफ अनसर्टिनिटी. द नेक्स्ट वन इज सैंपल स्पेस. रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास आता है सैंपल स्पेस. एंड व्हाट इज सैंपल स्पेस? It is actually all the possible outcomes of a random experiment. All the possible outcomes of a random experiment is basically called sample space and is denoted by S. Each possible outcome is a member of sample space and is called a sample point in that space. For example, the experiment of tossing a coin results in either two of the possible outcomes, head or tail. So we can write it like this. We can write it like this. This is the sample space and denoted by sample space, and we can write it like this. H and T are the two possible points. So these are the all possible outcomes of a random experiment. मतलब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी किस किस की हो सकती है, या हेड की होगी या टेल की होगी. ये दोनों को जब हम कंबाइन करके लिखते हैं तो हम कहते हैं कि जी दिस इज द सैंपल स्पेस, और उसको हम डिनोट करते हैं एस के साथ. द सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग टू coins once or tossing a coin twice will contain four possible outcomes denoted like this. अगर हम एक दफ़ा कॉइन को टॉस करते हैं तो ये, दूसरी दफ़ा कॉइन को टॉस करते हैं तो ये, तो इन दोनों का हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा ए क्रॉस ए इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, और उसका रिजल्ट हमारे पास फोर आउटकम्स होंगे. सैंपल स्पेस में फोर एलिमेंट्स होंगे. इवेंट्स. Any
any subset of sample space of a random experiment is called event. Yeah, event is actually a part of sample space. A part of sample space. In other words, an event is an individual outcome or any number of outcomes of a random experiment. Event is always denoted by any letter A, B, C, etc. In tossing two coins once, the sample space is this, and getting two heads out of those is this. So A is actually what? This A is now the event of this sample space. Simple and compound events. An event that contains exactly one sample point is defined as simple event, whereas a compound event contains more than one sample points. मतलब एक हमने ऊपर एग्जांपल किया, in tossing of two coins once the sample space is this, and getting two heads is ये. तो ये हमारे पास क्या हुआ? This is our simple event. This is our simple event. Whereas getting at least one head is a compound event and is given by this. Now you can see it contains more than one elements. So it is a compound event. Mutually exclusive event. ये वर्ड आप पहले पढ़ चुके थे. हमारे पास दो इवेंट्स A and B आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे अगर वो दोनों इकट्ठे अकर नहीं हो सकते. Are said to be A and B are said to be mutually exclusive or disjoint if and only if they cannot occur at the same time. They cannot occur at the same time. Or in other words, this A intersection B must be a null set, and then we can say that A and B are mutually exclusive. Now you can see in this example the experiment of tossing a coin results in two possible outcomes. So the sample space is S is equal to HT, and this is one event and this is the second event B. Now if you toss a coin, अगर हम coin को toss करते हैं तो या हमारे पास H आएगा या हमारे पास tail आएगा. एक ही ट्रायल पे मेरे पास H और T दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते. अगर ये पॉसिबिलिटी होगी तो फिर हम कहते हैं कि ये दो इवेंट्स हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, डिसजॉइंट हैं, नॉन ओवरलैपिंग हैं. इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती, तभी इनका जो इंटरसेक्शन है वो मेरे पास नल सेट आएगा. Exhaustive events. Now events are said to be exhaustive events when the union of mutually exclusive events gives us the sample space. मतलब हमारे पास दो इवेंट्स हैं A and B. अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, दोबारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है of tossing a coin results in two possible outcomes HT, और इसके पास ये दो हमारे पास इवेंट्स हैं. अगर लाइन ड्रॉ होगी तो ये दो हमारे पास इवेंट्स हैं. अब हमें ये देखना है कि क्या ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं कि नहीं. Since A intersection B is null set, therefore A and B are said to be mutually exclusive events. Also, when we take the union of these two sets, and it gives us what? S, sample space. और जब हम इसका यूनियन लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास क्या बनता है? H A की सेट में आ जाएगा H and T, and which is equal to what? This sample space, ये. Thus A and B are mutually exclusive, A and B are exhaustive events. Now equally likely, two events are said to be equally likely events when one event is as likely to occur as the other. यानी दोनों की chances, occurrence के chances जो हैं वो same हो. या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब दोनों इवेंट इक्वल नंबर में अकर हों. लाइक in die throwing experiment, the sample space is this. Let event A 2, 4, 6 which are even numbers and B 1, 3, 5 which are odd numbers. So therefore A and B are said to be equally likely events. क्योंकि ये दोनों के नंबर्स जो हैं सेट्स में बराबर हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास सेम आएगी, इक्वल आएगी. सो इसलिए हम इसको इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं. जहाँ पे भी हमारे पास
ऐसे यहाँ पे अगर हम ये देखें ऊपर की जो एग्जांपल है, अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये S सैंपल स्पेस है, A है और T है, तो इसकी और दोनों में जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो सेम है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं कि जी ये भी हमारे पास इक्वली लाइकली हैं। नाउ काउंटिंग सैंपल पॉइंट्स, हमारे पास तीन मेथड्स हैं। वन इज रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, काउंटिंग सैंपल पॉइंट्स हमारे पास क्या है, व्हेन द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स बिकम्स वेरी लार्ज इट बिकम डिफिकल्ट टू लिस्ट देम इन अ सैंपल स्पेस एंड इन द इवेंट, देन वी यूज सम मेथड टू काउंट देम। दोज मेथड आर डिस्कस्ड बिलो। हम इसको डिस्कस करें। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, if a compound experiment consists of two experiments such that first experiment has exactly m distinct objects, m distinct outcomes, and if correspond to each outcome of the first experiment there can be n distinct outcomes of the second experiment, then the compound experiment has exactly m into n. This is the Cartesian, this is the product rule, multiplication rule outcomes. For example, if we toss a coin and throw a die, now this is a compound experiment. Toss a coin and throwing a die is compound experiment. Now tossing a coin, say what we will get this A and H, and B throwing a die, हम क्या हासिल कर रहे हैं, हम ये 6 सैंपल पॉइंट्स हासिल कर रहे हैं। तो हमारे पास फिर क्या होगा, सैंपल स्पेस हमारे पास कितना बनेगा, that will be A cross B, and this will be the sample space. For every H we have 6 outcomes in B, and for every T we have 6 outcomes in set B. So we will get 12, which means कि अगर हम इसको ऐसे लिखें कि 2 cross 6 is equal to 12. So in sample space we will be having 12 sample points. Now this is a small task for students, that list sample points if we throw 2 dice. ये स्टूडेंट ने करना है ताकि उनको समझ आ जाए। Rule of permutation. A permutation is any ordered subset from a set of n distant objects. For example, if we have a set A and B, then one permutation is AB and the other permutation is BA. The number of permutation of R objects selected in a definite order from n distinct objects is denoted by symbol this and is given by NPR like this, n factorial divided by n minus r factorial. Whereas factorial जो है वो मैंने यहाँ पे इसको बताया हुआ है कि 7 factorial means 7 into 6 into 5 into 4 into 3 and into 2 into 1 factorial, and 6 factorial can be written as 6 into 5 into 4 factorial, although it can be written like this, that 6 factorial is equal to 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे इस 4 पे बंद करना चाहें तो we can write it like this as well. Now this is, अच्छा इसमें एक बात ये है कि हम इसमें ऑर्डर को वेटेज देते हैं, हम इसको ऑर्डर्स को कंसिडर करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि डेफिनेट ऑर्डर में अगर हम इसको लिखना चाहें तो वो ऐसे होगा। तो a club consists 4 members. How many ways are there of selecting 3 officers, president, secretary and treasurer? यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देख लें तो ये president, secretary and treasurer ये तीनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से, पोजीशंस डिफरेंट हैं, तो हमें इसमें परमुटेशंस कंसिडर की जाती हैं। और मैं यहाँ लिखा कि इट इज़ एविडेंट दैट द ऑर्डर इन विच 3 ऑफिसर्स आर टू बी चोजन इज ऑफ सिग्निफिकेंस, दैट इज they are of different nature and cadre, therefore we will use permutations as this. और हमारे पास ये देखें आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, we will get this response 24, right? And in
मतलब ये कि जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, जब भी ऑब्जेक्ट्स हों या कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए हम पेयर्स बना रहे हैं, तो उसमें हमने फिर क्या यूज़ करना है, उसमें हम परमुटेशंस यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंट ना हो, ये है परमुटेशन का एक और तरीका, विच इज़ एक्चुअली कॉल्ड ट्री डायग्राम, which is called tree diagram। इसमें आप देख सकते हैं कि ए भी प्रेसिडेंट बन सकता है, बी भी बन सकता है, सी भी बन सकता है और डी भी बन सकता है। सेक्रेटरी जो है, अगर प्रेसिडेंट ए बनेगा तो फिर हमारे पास तीन बंदे रह जाते हैं जो सेक्रेटरी की पोजीशन को फिल कर सकते हैं, बी सी डी। अगर बी सेक्रेटरी हो गया तो फिर 2 पोजीशन रह जाती हैं ट्रेजरर के लिए, और वो क्या है, सी एंड डी। सो आवर फर्स्ट जो है ए के साथ बी, तो ए बी सी और ए बी डी, फिर ए के साथ सी, ए सी बी और ए सी डी। इसी तरह हमारे पास ये 24 पेयर्स बनेंगे। अगर हम देख लें और काउंट कर लें तो 24 ही होंगे। नाउ रूल ऑफ कॉम्बिनेशन, यहाँ पे हमारे हम ऑर्डर को वेटेज नहीं देते, और हम जो अब अगर हम पिछली स्लाइड में देखें तो हमारे पास रेपिटेशन होती है, यहाँ पे हम रेपिटेशन नहीं करते। A combination is any set of R objects selected without regard of their order from set of n distant objects. The number of combination of R objects selected in a definite order from n distant objects is denoted by symbol NCR and is given by this. हम पिछली ही एग्जाम्पल से अगर हम करें तो भी आप देख लेंगे कि अगर हमने सिर्फ वहाँ पे हमने कहा था कि 4 मेंबर्स हैं और उसमें से हमने 3 सिलेक्ट करने हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर के लिए। यहाँ पे भी अगर ये मैंने दूसरा एग्जांपल किया है, लेकिन हम अगर यहाँ पे देखें तो अगर हम उसी को कर लें 4C3 को, तो ये आप देख लेंगे ये हमारे पास आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, एंड दैट विल गिव अस 4 into 3 factorial divided by 3 factorial into 1 factorial। ये 3 factorial cancel हो जाएगा and we will get 1 factorial, this is equal to 1 and we will get only 4 pairs। जबकि permutation में जो हमने किया था तो we got for permutations for 4 PR we got 24 combination pairs। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमारे पास जो repetitions हैं वो हमारे पास ख़त्म हो गई हैं, तो हमारे पास सिर्फ 4 पेयर्स ही आएंगे। तो यहाँ पे देख लें, a 3-person committee is to be formed out of group of 10 person। In how many ways can this be done? We need 3-person committee, no difference among the members। कमेटी मेंबर्स हैं, कोई इसमें डिस्टेंट वो नहीं है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, चाहे जो भी सिलेक्ट हो जाए वो कमेटी मेंबर ही होगा। चारों में से जब 10 में से जब हम 3 बंदे सिलेक्ट कर रहे हैं, एंड आर ऑफ सेम लेवल, सो वी विल यूज कॉम्बिनेशन। इन दिस अगर आप देखें तो हमारे पास ये यहाँ मैंने वो पिछली एग्जांपल सॉल्व कर दिया, यहाँ पे ये मैंने दूसरी एग्जांपल आपको दे दी थी, एंड द आंसर इज 120। ये मैंने स्टूडेंट्स को एक और टास्क भी दिया हुआ है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन, वो वेब कार्ड्स का एग्जांपल है, मुझे इसमें वो कैमरा आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा, इस कैमरे को मैं ऊपर कर दूंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। एंड